हेलो, नमस्कार। आप लोग क्लास देख रहे हैं। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं बहुत लोग कमेंट भी किए हैं और बहुत लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर दे रहे हैं। ओके, तो कोशिश करिए कि यूट्यूब पे कमेंट करिए, ना कि पर्सनल व्हाट्सएप पे या किसी और जगह करिए। ओके, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा लोग जानते ही हमको हैं, तो इसलिए बहुत लोग पर्सनल ही कर दे रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि कमेंट करिए यूट्यूब की साइट पे, तो रिप्लाई भी कर सकते हैं और कुछ दिखेगा भी। तो हम लोग आज देखेंगे 2013 का जून का सेकेंड पेपर, जो कि हम लोग कंटिन्यूसली 2011 से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग भी आशा है देख करके लाभान्वित हो रहे होंगे और जो भी कुछ सजेशन होगा आप देंगे, उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें की जाएंगी। और आप ये भी बोल सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, कि कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाया हूँ, कुछ सब्जेक्ट अभी बाकी है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाकी है, मार्केटिंग बाकी है। दो चीज़ें तो मैं डेफिनेटली अभी पढ़ाने वाला हूँ कुछ समय बाद। लेकिन और चीज़ें आप जानते होंगे कि कोई टॉपिक पे चाहते होंगे तो उसमें भी 10-15-20 मिनट का एक क्लास ले लूँगा। तो आप लोग सजेशन दीजिए, जैसा सजेशन देंगे वैसा ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन हम लोग ये जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो तो हम लोग सीरीज स्टार्ट करें, आगे कंटिन्यू करेंगे ही। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आज 2013 का 2013 का पेपर है जून। ओके, जून 2013 का पेपर है ये। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड्स है, SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहा जाता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आप ध्यान रखिए, चाहे शेयर हो, डिवेंचर हो या कोई म्यूचुअल फंड हो, ये सभी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सेबी के द्वारा। ओके, RBI के द्वारा जानते हैं बैंक किए जाते हैं। ओके, जो बैंक होंगे, नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंकिंग रिलेटेड चीजें होंगी वो RBI के द्वारा की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट which of the following participant is allowed to trade? All banks, primary dealers, mutual funds, all corporates, only commercial banks, all of the above। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉल नोटिस पर कौन से ज्यादा करते हैं? तो ओनली कमर्शियल बैंक्स करते हैं। ओके, तो ये आप जानते हैं, तो ये आप जानते होंगे कि कमर्शियल जो बैंक है ये कॉल या नोटिस मनी, ये कौन सी मार्केट की चीजें हैं? शॉर्ट टर्म। ओके, और शॉर्ट टर्म क्या बताया था कौन सी मार्केट होती है? मनी मार्केट। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉल नोटिस मनी किस प्रकार की मार्केट है, तो मनी मार्केट जो दिया है ना, मनी मार्केट, राइट। नेक्स्ट ये भी जानते रहिए कि ये जो चीजें होती है सेकेंडरी मार्केट की चीजें होती हैं, सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो देखिए कितना क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए धीरे धीरे चीजों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट से रिलेटेड, प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री इंटरप्राइज। प्राइवेट इंटरप्राइज है कोई, तो क्या है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें क्या होता है? प्राइवेट का ओनरशिप मैक्सिमम होता है। तो यहाँ प्राइवेट ओनरशिप इज फ्री इंटरप्राइज, कैपिटलिज्म होता है। गवर्नमेंट ओनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज सोशियोलॉजिज्म, समाजवादी। ओके, समाजवादी। और एक होता है मिक्स्ड, जो इंडिया की इसमें है मिक्स्ड है। यहाँ पर सोशल, गवर्नमेंट के भी कुछ रिसोर्सेज पर अधिकार है और प्राइवेट सेक्टर का भी है, इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है, राइट। नेक्स्ट है द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी मार्केट में, तो जो पहली बार किया जाएगा प्राइमरी मार्केट, और द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखिए जो सॉरी, ये जो किया जा रहा है सेकेंडरी मार्केट है, और जो न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो प्राइमरी मार्केट है। ओके, तो सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट समझ लीजिए, जहां पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है, दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। एंड जब वो इश्यू हो जाती है एक बार सिक्योरिटीज, और उसके बाद जिस मार्केट में ट्रांजेक्शन होता है दैट इज सेकेंडरी मार्केट। जैसे सेंसेक्स, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। और IPO सुने होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब कोई कंपनी न्यू
टाइम से पहली बार शेयर इशू करती है दैट इज आईपीओ इशू करती है। तो आईपीओ जिस मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। आर यू अंडरस्टैंड? चलते हैं। द एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया रिफर्ड एज, एपेक्स कोर्ट कौन सा है? द कंज्यूमर एजुकेशन रिजर्व, द कंज्यूमर यूनिटी सोशल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। तो यहाँ पर क्या है कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूटल है दैट इज एपेक्स कोर्ट है। ओके, कंज्यूमर के हिसाब से देखिए ये 3 टाइप से होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके, जिला फोरम जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओके, फोरम, राज्य स्तर पर होती हैं स्टेट लेवल, ओके, राज्य फोरम, एंड जो सेंट्रल लेवल पर होती हैं दैट इज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ओके, तो इस प्रकार से इसको देखते हैं, राइट। नेक्स्ट है हु इज चेयरमैन ऑफ 30th फाइनेंस कमीशन। तो जानते हैं फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कितने में बैठता है? आर्टिकल 280 में 5 ईयर पे राष्ट्रपति जो भारत के होंगे उनको फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश करना पड़ता है। इनका मेन रोल क्या है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन का मेन रोल ये है, जैसे इस समय कौन है? एनके सिंह है, ओके, एनके सिंह। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है, इसका काम क्या है, तो जानते हैं जो भी टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके, इस टैक्स का डिवाइडेशन किस आधार पर होगा ये कमेटी यही बताती है। ये फाइनेंस की रिपोर्ट देती है कि देश में फाइनेंस की स्थिति क्या है, किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, क्या सॉल्यूशन है, किस स्टेट को कितना दिया जाए, किस सेंट्रल टेरिटरी को कितना दिया जाए, ये सब चीज़ें काम है फाइनेंस को बैठाना, ये बताना। उस समय विजय केलकर जी थे लेकिन इस समय एनके सिंह जी। ओके, तो इस बात को ध्यान रख रहिए। ये हो सकता है चेंज भी होने वाला है इस बात, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, क्योंकि 5 ईयर्स में बैठा जाता है तो 25 आ गया है तो दूसरा स्टेब्लिश किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टाइप। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है, जानते हैं कोई मशीन है, ओके, मशीन कहीं से मान लीजिए कि शॉप से आ रही है और जहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ पे आ रही है, और इसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हो सकता है मशीन आए और लगने से पहले खराब हो जाए, टूट जाए, गिर जाए, फूट जाए, तो क्या होगा। तो इन दिस कंडीशन में हो सकता है कि इस मशीन का इंश्योरेंस करवा दिया जाए, ताकि रास्ते में जाएगा कोई डैमेज होगा तो उसको रिकवरी मिल सकती है। तो यही बताया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो कहाँ चार्ज होगी या किस प्रकार का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजी है। क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए 10,000 रुपये की मशीन है, 100 रुपया दिए इंश्योरेंस का यहाँ तक इंस्टॉलेशन तक, जबकि अगर इंस्टॉल हो गई, ऐसे समझिए अगर यहाँ इंस्टॉल हो गई 10 रुपये की मशीन और उसके बाद इंश्योरेंस कर रहे हैं कि चलेगी तो खराब हो जाएगा, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आर यू अंडरस्टैंड? इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि वो पहले माना जाता है ना, परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इस टाइप, वो पहले माना जा रहा है, राइट, इसलिए। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है एबीसी लिमिटेड was incorporated with authorized share capital of 1 lakh, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। तो 1 करोड़ 1 लाख इक्विटी शेयर है, जानते हैं ऑथराइज कैपिटल में जिस कैपिटल से कंपनी ऑथराइज होती है, इसका मतलब वो इतना मैक्सिमम यहाँ तक शेयर इशू कर सकती है। ओके, इट मीन्स ये है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 10,000 शेयर क्रेडिटेड इज फुली पेड अप टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विस which account should be debited in the books of ABC Limited। जो ABC Limited है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी स्टेब्लिश करने की फर्स्ट टाइम अपने मन में विचार लाते हैं दैट इज प्रमोटर्स। जैसे मान लीजिए आप कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को सोच रहे होंगे ना, ये कंपनी बनाएंगे, इस तरह से स्टेब्लिश होगा, इसमें ये लोग होंगे, इतना शेयर होगा, ये कागजात तैयार करने पड़ेंगे, यहाँ स्टेब्लिश किया जाएगा, इतना हम क्वांटिटी तैयार करेंगे,
ये सब चीज़ों के जो सोच रहा होगा और जिसको एग्जीक्यूट कर रहा हो, दैट मीन्स दैट प्रोमोटर्स, राइट। तो यहाँ पता चला कि जो प्रोमोटर है उसको 10,000 शेयर उसको दिया जा रहा है, के दिया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जैसे शेयर की एक चीज़ बता दूँ, जब चीज़ें आई है तो जिस कंपनी में प्रोमोटर्स ज़्यादा हों, शेयर ज़्यादा लिए हों, उस कंपनी को आंख बंद के शेयर परचेज कर लीजिए, राइट। तो ये एक सीख याद रखिए, लाइफ टाइम लिसनिंग। यदि जिस कंपनी के प्रोमोटर्स ज़्यादा लगे हुए हैं, 10%, 20%, 30% ज़्यादा प्रोमोटर खरीदे हुए हैं, तो उस कंपनी में विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन, फर्दर थिंकिंग्स आप परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी के मालिक है ना, जिस मान लीजिए मैं कंपनी कोई बना रहा हूँ और वो कंपनी का मैं खुद शेयर परचेज कर लूँ और मैं रखा हूँ, इसका मतलब कंपनी अच्छी है ना। और जिस कंपनी में मान लीजिए जो बनाया है कंपनी को और वही कंपनी में शेयर नहीं रखा है, उस कंपनी को अच्छा मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। तो इस लेसन को हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये क्या है? गुडविल अकाउंट। ये क्या है? एक तरह से गुडविल की तरह से दिया जाता है, राइट। इन ए रिकंस्ट्रक्शन स्कीम द रिडक्शन ऑफ कैपिटल में टेक द फॉर्म्स। अब यहाँ पर क्या है कि जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि कंपनी रिकंस्ट्रक्ट की जाती है। कंस्ट्रक्शन में जिस मान लीजिए कैपिटल ज़्यादा हो गया, अथॉराइज कैपिटल हो गया, जिसकी उसकी एसेट्स उतनी नहीं है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट की जाती है, पुनर्निर्माण। उसी को बताया जा रहा है कि क्या है, reducing the liability of the shareholders in respect of any unpaid amount on the share held them, paying of any paid up share capital which is not excess of the requirement, cancellation any paid up share capital which is lost or unpresented by available shares। ये ऑल ऑफ द कुछ भी हो सकता है। तो रिकंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है? कंपनी को फिर से पूंजी को एकीकृत करना। हो सकता है कि 10 करोड़ की कंपनी है, एसेट्स 8 ही करोड़ दिख रहा है, तो कुछ कंपनी बात क्या करती है, रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। तो उस रिकंस्ट्रक्ट करने की ये प्रोसेस है कि वो लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकती है, पेड अप शेयर कैपिटल को एक्सेस से तो रिक्वायरमेंट को पे अप कर सकती है, ओके, कैंसिल कर सकती है, या एनी पेड अप शेयर कैपिटल को विच इज लॉस्ट अनप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स, उसको भी कर सकती है, राइट। नेक्स्ट है, while determining the normal rate of return for the valuation of share in the market value method, which of the following should be taken into consideration। मार्केट वैल्यू मेथड यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो पूछा जा रहा है कौन सा मेथड यूज करेंगे। द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड, द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गिल्ट एज मार्क्स इक्विटीज, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब कुछ होता है। तो देखिए रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क जानते हैं क्या हो? रिस्क मीन्स ऐसे समझिए, चांसेज ऑफ लॉसेज, चांसेज ऑफ लॉसेज, हानि होने की संभावना क्या है, रिस्क है। गिल्ट एज मीन्स क्यों कहा जाता है? नो रिस्क फ्री, नो रिस्क सिक्योरिटीज, ओके, सिक्योरिटीज। और इसमें कौन आती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होगी उस पर कोई रिस्क नहीं होगा। इसीलिए गिल्ट एज सिक्योरिटी अगर पूछा जाए तो व्हाट इज गिल्ट एज सिक्योरिटी, तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज इज टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कोई भी गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट की कोई पोस्ट ऑफिस की कोई प्रमाण पत्र है, कोई चीज़ हो, उसको गिल्ट एज्ड मार्केट कहा जाता है, उसकी इंस्ट्रूमेंट है, राइट। नेक्स्ट देखिए बजट है, जानते हैं कि बजट डिफरेंट टाइप्स के बजट्स होते हैं। ये पूछा जा रहा है कि मास्टर बजट्स क्या है, इसको मैं बताया भी हूँ क्लास में, लेकिन आप जानते रहिए कि मास्टर बजट क्या है। मास्टर बजट मीन्स कि जितने प्रकार के फंक्शनल बजट हैं, फंक्शनल बजट मीन्स कि सेल्स बजट, परचेज बजट, एडवर्टीजमेंट बजट, फाइनेंस बजट, HR बजट, जो भी हो, सभी इस फंक्शनल के जो आधार पर बजट है उनका एक समरी तैयार करना, दैट इज समरी बजट्स। रख तो इस समरी बजट कहिए या मास्टर बजट कहिए, दैट इज आर इक्वल, राइट। नेक्स्ट है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड इज यूटिलिटी। जानते हैं वांट सेटिस्फाइंग मीन्स कि आपकी जो इच्छा है उसकी पूरा करने की जो शक्ति है, दैट इज यूटिलिटी, उपयोगिता है। तो जानते ही हैं कि कोई वस्तु क्यों उपयोगी है, क्योंकि वो आपको सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर रही है। यदि कोई गुड्स आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है तो क्या वो यूटिलिटी है, उपयोगी है आपके लिए? नहीं है। यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि कोई गुड्स की पहली क्वालिटी क्या है कि वांट सेटिस्फेक्शन पावर होना चाहिए, आपकी इच्छा को सेटिस्फाइड करने की शक्ति होनी चाहिए उस वस्तु में, और उस वस्तु में यदि शक्ति है तो उसमें उपयोगिता है आपके लिए, नहीं है तो नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता हूँ तो मेरे शराब के गुड्स है
लेकिन उपयोगिता नहीं है उसकी, तो वांट मेरी चाहत सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, यूटिलिटी मे नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरलिटी। सही बात है कि जो यूटिलिटी है मोरलिटी होना आवश्यक नहीं है। मोरलिटी जैसे पैसे के लिए काम करना, पैसे के लिए किसी मर्डर कर देना, क्या ये यूटिलिटी का मोरल कंसेप्ट है? क्या दारू के लिए कोई काम कर देना, किसी मर्डर कर देना, शराब के लिए कर देना, अफीम के लिए कर देना, कोई भी चीज़ ड्रग्स के लिए कर देना, क्या ये मोरालिटी है यूटिलिटी में? लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है, उपयोगिता और मोरालिटी दोनों अलग अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु उपयोगी है तो मोरल भी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हो सकता है कि शराबी के लिए शराबी सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, उन्हें शराब पिए तो न मर जाए, तो उसका सेटिस्फाइंग पावर वो है, उसके लिए गुड्स वो जरूरी है, इसलिए यहाँ पे दैट रीजन आर रॉन्ग, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड से है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और इससे एक चीज आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्या है कि जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, यदि किसी की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। तो समझ रहे हैं ना, एरो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, प्राइस इंक्रीज करेगी तो। और दूसरा क्या हो सकता है, यदि प्राइस डिक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ये नॉर्मल रूल है लॉ ऑफ डिमांड का। इस बात से तो आप लोग सहमत ही होंगे और आप जान भी रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जान रहे होंगे। ये रूल भले ही कही जाती है कि इंक्रीज ऑफ डिमांड डिक्रीज ऑफ डिमांड, बट ये रियल में होता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ओके, एक्सपेंशन मीन्स कि यदि प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ओके, डिमांड का विस्तार हो रहा है, राइट। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्राइस बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, दैट इज कंट्रक्शन ऑफ डिमांड, कमी हो रही है। एक कॉन्सेप्ट समझ गए। इसका मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज है ना, रियल में हम लोग कहते हैं, लेकिन वैसा है नहीं वो। क्यों नहीं है? क्योंकि एक रेखा पे ये जो प्रतिगमन करेगा, ये मान लीजिए कोई 5 रुपये की वस्तु थी, 10 यूनिट मांगा जा रहा था, जो ही ये 3 रुपया हुई तो 20 यूनिट मांगी जा रही है, तो ये क्या हुआ, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ गई। लेकिन ये एक ही रेखा पर गमन कर रही है ना, ये रेखा यहाँ पे गया, एक यहाँ पे आया, इसीलिए कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहा जा रहा है, राइट। जब एक ही रेखा पर कंट्राडिक्शन चल रहा है अप डाउन, तो इसको कंट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है, राइट। यहाँ तक समझ गए। इसका मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग रियल में जो एग्जाम्पल लेते हैं वो ऐसा है नहीं, तो इस बात को ध्यान रखे रहिए। अब सबसे ज़्यादा क्या कंफ्यूजन होगा कि डिक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन डिमांड होगा, नहीं होगा। ओके, अब क्या है कि एक सिचुएशन ऐसे भी आएगा कि प्राइस के छोड़ करके, आप जानते हैं, एक तो ये प्राइस वाली रील हो गया, इसका मतलब कि ये प्राइस से प्रभाव होगा, ये भी प्राइस से प्रभावित करेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, राइट। प्राइस के अतिरिक्त जानते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, प्राइस के अतिरिक्त चीज़ें भी लॉ ऑफ डिमांड को प्रभावित करती हैं। कौन कौन? जैसे इनकम, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, ओके, या कोई इन्फीरियर गुड्स या एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ें भी डिमांड को प्रभावित कर रही है। कोई प्राइस नहीं करता, ये भी इनकम किसी की बढ़ जाएगी तो भी डिमांड चेंज हो जाएगा, किसी की सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड गड़बड़ हो जाए तो भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगा सस्ता होने लगे उसका भी डिमांड पर प्रभाव पड़ता है, एडवर्टीजमेंट हो जाए तो भी प्रभाव पड़ता है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। तो जब इस सब चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है तो इसको डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब कि इनकम बढ़ने से यदि डिमांड घट जा रही है तो डिक्रीज इन डिमांड है, और इंक्रीज डिमांड क्या है कि इंक्रीज का जब कर जाए, इनकम बढ़े डिक्रीज इंक्रीज कर गया, तो इन दिस कंडीशन दोनों समझ गया कि ये इनकम और सब जो प्राइस को छोड़कर जो चीज़ें बची वो इसके लिए होती हैं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये नोट कर लीजिएगा कि जो रियल में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं वो इनक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के लिए होता है, राइट। अब देखिए,
कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड में कमी कब होगी। और देखिए इस पर रेखा कैसे बनती है, इसके लिए इनकी डिग्री लिखी है, जैसे ऐसे बना है ना तो ऐसे हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर जाएगी। जो ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है ना, ये शिफ्ट कर जाएगी अप डाउन, और कमी होगा तो यहाँ शिफ्ट कर गई डिमांड कर्व। तो इसको ही कहा जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड, राइट। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए कंट्रक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड में कमी। डिमांड में कमी किस लिए हो रही है, ये कमी हो रही है प्राइस चेंज इफेक्ट। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, प्राइस चेंज इफेक्ट लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं डिमांड कर्व रिमेन सेम, क्योंकि दोनों का आंसर कहीं बता नहीं गया है ना, ये दो चीज़ें एक जैसी हैं। आप जब आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे डिक्रीज इन डिमांड है, ओके, तो डिक्रीज इंक्रीज किससे बताया था मैं कि शिफ्ट द डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाती है, बताया ना, ये ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि इससे आप प्राइस लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा, इंक्रीज डिमांड, डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, सॉरी डिमांड कर्व नो प्राइस चेंज इफेक्ट, और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगा डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम। एक्सपेंशन डिमांड में देखिए डिमांड कर्व कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसका मतलब एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्राइस चेंज इफेक्ट अगर दो जगह दिया होता है, प्राइस चेंज इफेक्ट, तो ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, मतलब ये इससे भी सही होगा, ये इससे भी सही होगा, क्योंकि प्राइस चेंज इफेक्ट दिखाता है, राइट, पहली बात। दूसरी बात, यदि शिफ्ट ऑफ डिमांड देखेंगे तो शिफ्ट ऑफ डिमांड इससे भी सही हो जाता है और इससे भी सही हो जाता है, राइट। इंक्रीज इन डिमांड ऐसा समझ, फिर इंक्रीज इन डिमांड है तो इंक्रीज इन डिमांड का है, इसके साथ भी सही हो जाएगा, सेम है ना, रिमेन सेम हो गया, और इसके साथ भी सॉरी इसके साथ नहीं, शिफ्ट के साथ हो जाएगा। हाँ, ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड का रिमेन सेम हो जाएगा इसके साथ, ऐसे समझिए, एक्सपेंशन डिमांड इसके साथ सेम हो जाएगा, ओके, और इसके साथ भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फिर से समझ लीजिए एक जरा और, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इनक्रूशियल है और समझ लेंगे तो लाइफ टाइम काम आएगा ये, कि यदि प्राइस का प्रभाव देखेंगे तो कमी या विस्तार देखेंगे, ओके, और डिमांड कर्व, जो मांग कर्व है, शिफ्ट नहीं होती है, ऐसे समझिए, शिफ्ट नहीं होती है, ये नोट करिए, ये नोट कर लीजिए कि प्राइस का प्रभाव कमी पर दिखाया जा सकता है, विस्तार भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, और मांग कर्व शिफ्ट नहीं करता है, देखिए ना, डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, सेम रहती है डिमांड कर्व। इसका मतलब ये है, ओके, इसका मतलब ये चीज़ आएगी तो क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, राइट। अब मान लीजिए कि दूसरा सिचुएशन समझिए, प्राइस को छोड़ के और चीज़ अदर ले लीजिए। अदर में क्या होगा, मैं बताया था, जो इनकम है, सब्सिट्यूट इफेक्ट है, कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब चीज़ें आती हैं। इसका प्रभाव देखना हो तो इसके साथ क्या होगा, या तो वृद्धि होगा, ओके, और या तो कमी होगा, ओके। देखिए यहाँ कमी ने संकुचन कहा जाता है, ऐसे समझिए, मैं भूल गया, सॉरी, क्योंकि यहाँ कमी होती है, यहाँ पर संकुचन शब्द यूज किया जाता है, राइट। तो वृद्धि और कमी जब शब्द यूज हो तो समझिए कि प्राइस की बात नहीं हो रही है, अदर चीज़ की बात हो रही है, वृद्धि और कमी की बात हो रही है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे एक चीज़ और होगा, डिमांड कर्व, मांग रेखा शिफ्ट कर जाएगी, शिफ्ट होगी, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इससे आप सही कर ले जाएंगे, ओके, कि जो मैं बता रहा था कि इसके साथ ऐसे, क्योंकि ऑप्शन अब देखना है, जो ऑप्शन आपको लगे कोई भी सही कर सकते हैं, क्योंकि या तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें क्या हुआ है कि एक ये पूछा जा रहा है तो एक ये पूछा जा रहा है, एक ये पूछा जा रहा है तो एक ये पूछा जा रहा है, जबकि ये 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन बनाया गया है एक एक करके लेकर के, ओके। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, फिर आप अपने से मिलाइए और उसके बाद बताइए कि आपका ऑप्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। इसका ऑप्शन क्या होगा उसके वाला का, ए ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है कोई पूछे, समझे, ए ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट क्या है, as the proportion of the one variable factor in combination with fixed factor increased after a point the marginal product of the factor will diminishing, सही बात है, beyond the level of optimum contribution leads of this, ये दोनों सही है।
लेवल ऑफ ऑप्टिमम के बाद ये चीज़ें होने लगती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी प्रोपोर्शन है उसको ज़्यादा यूज करेंगे तो घटने लगेगा। ओके, क्योंकि कोई चीज़ को ऐसा थोड़े है कि अब जिससे कहा जाए कि 10 लोग मेहनत करेंगे तो ज़्यादा काम होगा, तो अब ऐसा थोड़ी है कि 10,000 कर देंगे तो ज़्यादा 10,000 का गुना कितने से होगा। ओके, ऐसा मैचिंग करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से। ओके, यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस लीडरशिप। देखिए परफेक्ट कंपटीशन जहाँ ए आर एम आर सब डिमांड बराबर होती है, इसका मतलब ये वाले। ओके, इसके आगे पी इक्वल टू ए आर एम आर सब लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स ओरिजिन। ओके, इसका मतलब ऐसे होता है डिमांड कर्व, राइट, इसलिए बोला कॉन्वेक्स उत्तल होगा। नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप, किस में चलती है, ओलिगोपोली में। और डिमांड कर्व स्लोप डाउन टू द राइट, तो जो डिमांड कर्व होती है वो स्लोप डाउनवर्ड टू राइट होती है, राइट हो रही है ना। ओके, तो आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, प्राइस, मार्जिन, रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन ई इक्वल टू E1 है तो एम आर कितना होगा, 0 होगा, राइट। मार्जिन रेवेन्यू कितनी होगा, अगर व्हेन इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिन रेवेन्यू कितनी हो रही होगी, 0 हो रही होगी, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टैटिकल टूल्स व्हिच ऑफ द टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट। तो देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट में बताया था कि पैरामीट्रिक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है। सिंपल से एक लाइन समझ लीजिए, और चीज़ें जाके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में है, जाके देख सकते हैं रिसर्च मेथोलॉजी में। यहाँ पर सिंपल सी बात है जो मैं अपना ट्रिक अपनाया हूँ कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है वो पैरामीट्रिक टेस्ट है, और जिसमें ये यूज नहीं होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है मोस्ट ऑफ देम। जैसे एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सब क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट है। काइस इसमें क्या है, विच ऑफ द पैरामीट्रिक टेस्ट, और काइस को टेस्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, क्योंकि काइस को टेस्ट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन करते समय। लेकिन ये सब करेंगे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इसमें करना पड़ता है, वेरिएंस निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। ओके, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स। क्या है, सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, कवरेज एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर, सैम्पलिंग एरर है। ओके, तो सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स और करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन, जो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पैरामीटर है और जो आपका सैंपल है इसमें यदि कोई भी डिफरेंस आ जाए तो सैम्पलिंग एरर है, राइट। नेक्स्ट है देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस महत्व का स्तर क्या है, ये टाइप 1 एरर दिखाता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये स्टैंडर्ड एरर है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ओके, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन क्या है, पैरामीटर्स, राइट। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो क्या होगा, पहले का टाइप 1 एरर था, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर बताया था, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्या था, क्या हो जाएगा सही, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, किसी इसका ए बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन का, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ओके, यहाँ पर बताया था इसको पैरामीटर्स हो जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है केंडाल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस इज यूज्ड, ये किस लिए यूज होता है, केंडाल कोफिशिएंट है ये किस लिए, टेस्ट ऑफ डिफरेंस अमंग टू और मोर स्टडी, टेस्ट ऑफ रिलेशन टू वेरिएबल्स, ये टू वेरिएबल्स को चेक करने के लिए यूज होता है, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग, एक्सेल, एक्सेस, स्पेसेस, स्टार्ट सब चारों यूज होता है, ये यूज नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए ग्रे पॉइंट क्या है, ग्रे पॉइंट गॉसिप है, ग्रे पॉइंट मीन्स गॉसिप आप यूज कर रहे हैं, राइट। ग्रे पॉइंट गॉसिप, फॉर्मल ग्रुप्स, कर्ट लेविन फील्ड फोर्स थ्योरी, इनफॉर्मल ग्रुप्स,
टास्क ग्रुप और फॉर्मर ग्रुप इज नेशनल ग्रुप। ओके, तो गॉसिप दो तीन चीज़ ध्यान रखें, जिससे ग्रे पॉइंट होता है, ग्रे पॉइंट अंगूरी लता वाला क्या है, तो गॉसिप होता है, एक दूसरे से बताएंगे, 2 4 से बताएंगे, 4 8 से बताएंगे, इसलिए बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट है who has suggested that achievement motivation among individual and nations can be developed through training course। तो इन्होंने बताया, देखिए ये क्वेश्चन गलत है इसमें क्योंकि आंसर नहीं है। ओके, एटकिंसन एंड फीदर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हु हैज अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग द इंडिविजुअल्स एंड नेशंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग कोर्स। ट्रेनिंग के द्वारा मोटिवेशन और अचीवमेंट्स बढ़ता है इंडिविजुअल का। तो ये किसी के द्वारा नहीं, हर्बर्ट, मैस्लो एल्डर पर, मैक्लेलैंड, इनके अनुसार नहीं है। ओके, ये एटिंगसन के द्वारा है। नेक्स्ट है when a span of control wide coordination and control becomes difficult। ओके, जहाँ कंट्रोल स्पेन ऑफ कंट्रोल विस्तार होता है, ये किसका है, ग्रेकुनस के द्वारा दिया गया है। इसका ये मतलब है कि व्यक्ति को कुछ लोगों के साथ ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा सुपरविजन रख दीजिए ताकि काम ही ना हो पाए। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल रिड्यूस होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है इन नैरो स्पेन लेवल अथॉरिटी रिड्यूस। तो नैरो अथॉरिटी होगी तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाती है। ओके, इससे ये गलत है, क्यों, क्योंकि नैरो स्पेन में लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस नहीं होगी, अथॉरिटी बढ़ जाएगी। इसमें रिड्यूस की जगह पर यदि हो जाता है अथॉरिटी इंक्रीज। ओके, इंक्रीज, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि जब छोटे लोग होंगे, 4 लोग होंगे तो अथॉरिटी ज़्यादा काम करेगी। अब मान लीजिए आपके अंदर में 1000 लोग रख दिए तो कैसे अथॉरिटी यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट है द जनरल पैटर्न of the behavior, shared belief and values that members have common is known as organization climate, organization culture, organization effectiveness, organization metrics। तो ये क्या है, बिलीफ एंड विश्वास, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात की जा रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, यूनिटी ऑफ मैनेजर का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड है, स्क्रिप्ट स्कॉप्स है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ होता तो मान लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज द रिकॉग्नाइज देयर ब्रेड्थ एंड इंटरडिपेंडेंसी, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेल्स कंसेप्ट, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये क्या हो जाएगा, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, जो भी सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है, जान रहे हैं कि सब ध्यान रखा जा रहा होगा इसी से। नेक्स्ट नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसिडर ऑफ द 4 P's। मार्केटिंग 4 P जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसमें जानते हैं कि किसका, मैकर्थी के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट है द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर म्यूचुअल, कब होगा, शॉपिंग ऑन शॉर्ट गुड्स में। ऑन शॉर्ट गुड्स में कौन सी, ऐसा समझ लीजिए कन्वीनियंस गुड्स क्या होती है कि हमको ये मतलब नहीं है कहाँ मिल रहा है, जो नज़दीक मिलेगा वहीं ले लेंगे। जैसे 1 रुपये वाला शैम्पू लेना हो तो आप ये दुकान नहीं देखते होंगे, देखते होंगे सबसे नज़दीक कौन है, जो दुकान नज़दीक होगी उसी पर से लाते होंगे। दैट इज कन्वीनियंस गुड्स होती है। शॉपिंग गुड्स कौन सी होती है, जो कि आप निश्चित करते जाते हैं कि हमको यहाँ जाना है, ये वस्तु लेनी है, इसे शॉपिंग गुड्स है, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, तभी आप परचेज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी मीन्स कि जो एक विशेष संदर्भ में यूज होती है, विशेष लोगों के द्वारा परचेज की जाती है। और ऑन शॉर्ट गुड्स मीन्स जिसको पता ही नहीं, जैसे इंश्योरेंस के बारे में लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है, तो इंश्योरेंस के संबंध में बताना अनशॉर्ट गुड्स, तो उसमें और ज़्यादा जरूरत है, इसलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट काम करता है, वहाँ पर बिक्री करना पड़ता है। इसलिए देखिए जो एजेंट होते हैं वो कॉन्सेप्ट में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से इसको ऐड करा जाए। ओके, तो एविड डी रोजर्स क्या है, सर्विस क्वालिटी मॉडल, देयर थ्री ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विस, क्वालिटी रेटिंग एनालिसिस, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन।
ओके, क्या हो जाएगा ये, ओके। जेडी पावर, मोटर कार की गुणवत्ता, परस्मरान जेठमल एंड बेरी, क्या हो जाएगा, सेवा की गुणवत्ता, और ये क्रोनस हो जाएंगे 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिलीव्स अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड, किससे होता है, कल्चर, एनवायरमेंटल, सोशल, तो ये होता है कल्चर से, राइट। जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चीज़ें होती हैं वो कल्चर से होती हैं। सोशल में क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ जन्म लिए हैं, क्या आपका व्यवहार है, ये सब चीज़ें आती हैं, राइट। नेक्स्ट है पॉजिटिव एनपीवी इज प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय ए फर्म मे बी नॉट अश्योर एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मार्केट अचीव, प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन, इंटेंजिबल बेनिफिट्स है। ओके, अमूर्त बेनिफिट है जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो होता है, एनपीवी पॉजिटिव प्रोजेक्ट में है तो। और एनपीवी क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्रोजेक्ट आर डिविजिबल अंडर द कैपिटल रेशनिंग, देखिए जो है डिविजिबल आ जाए प्रोजेक्ट तो तुरंत प्रोबेबिलिटी इंडेक्स दिखा देता है। ओके, तो जो ये प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड है ये काम करता है कि कैपिटल राशनिंग मींस कैपिटल कम हो और प्रोजेक्ट डिविजिबल हो, ये नहीं ये यूज होगा, ये नहीं यूज होगा, दूसरे को प्रभावित ना कर रहा, तो आप प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड्स यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस थ्रू, परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल से। ओके, द अप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस किसके लिए है, ऑपरेटिंग के लिए, किसके लिए, सेल्स के लिए, किसके लिए, ये है एसिड टेस्ट रेशियो के लिए। ओके, यदि अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ इंडिकेटेड लिक्विडिटी क्राइसिस, यदि लिक्विडिटी क्राइसिस है तो अप्रोप्रिएट इंडिकेट कौन करेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही है, ये करेगा एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट ये बताता है कि कितना हमारा लिक्विडिटी चल रही है। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो कितना खर्च हो रहा है, सेल्स टर्नओवर रेशियो कितना सेल्स स्टॉक में चेंज हो जा रहा है, करंट रेशियो जो कि एक अल्पकाल के लिए 1 ईयर के लिए हमारी फंड क्या है या कितना फंड हम यूज कर पा रहे हैं, इसके संबंध में है। ओके, नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड ए मॉडल टू अप्लाई, हु प्रपोज्ड ए मॉडल टू अप्लाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश होल्डिंग, कैश होल्डिंग बेमोल का, विलियम जी बेमोल का है। ओके, दिया गया है, उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे कभी आगे चल के, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन विलियम जी बेमोल हैं उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है ऑप्टिमम लेवल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको स्टडी करेंगे वर्किंग कैपिटल में। ओके, नेक्स्ट है which of the following is not included in the model of system approach to human resource management, तो कौन सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है, डिपार्टमेंटेशन नहीं होता है, किसका है, बिजनेस मैनेजमेंट का, कहाँ का है, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है, डिपार्टमेंटेशन, राइट, तो इसलिए गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट है इट इज जनरली यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द, तो सबसे इजी क्या है, सेल्स पर्सन का। अब जानते हैं जैसे इंडस्ट्री रिलेशन मैनेजर, अब इंडस्ट्री रिलेशन मैनेजर रिलेशन उसको कैसे देखा जाएगा, इतना इजी है देखना, नहीं देख पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो सेल्स पर्सन होता है इनका इजी है, क्योंकि सेल्स बता दिया जाएगा कि आप इतना सेल्स करेंगे तो आप इतना, जैसे 10 सेल करना था 10 सेल कर लिया, तो आपको अप्रेजल करना आसान है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन इनका ईजी नहीं है इतना करना कि रिलेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो पीआर होते हैं, जो एचआर होते हैं, उनका रिलेशन कस्टमर के थ्रू या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बॉन्डिंग कैसी है ये बताना ईजी नहीं है इतना। कुछ लोग कहेंगे सही चल रहा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो बहुत ख़राब है, तो ये सब चीज़ें ईजी नहीं है, लेकिन सेल्स पर्सन के साथ ऐसा नहीं है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी इंसेंटिव टू सेल्स पीपल, तो मॉनेटरी कौन सी नहीं है, बोनस, स्टाफिंग मीटिंग, ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ये क्या है, इंस्टीट्यूट टू सेल्स नॉट, कौन सा नहीं है, स्टाफ मीटिंग हो रही है या ट्रेवलिंग अलाउंस, बी और सी दोनों है। ओके, तो अलाउंस अगर ट्रेवलिंग की दी जा रही है तो वो नहीं है, अगर कहीं जा रहे हैं तो अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कौन सी दिक्कत है, तो इसको मॉनेटरी में नहीं माना जाता है, राइट, इसलिए बी और सी हो जाएगा।
राइट। नेक्स्ट, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन आर इसेंशियल, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं आर इसेंशियल टू अचीव इंडिविजुअल टीम गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सही बात है। जो परफेक्ट लोग होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है उसमें, चाहे अपना अचीवमेंट करना हो, टीम का करना हो या ऑर्गेनाइजेशन गोल करना हो, ये भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जिनियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हार्मनी एंड लो रेट ऑफ अब्सेंटिज्म। अब्सेंटिज्म तो अब्सेंट होता है, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर एंड ट्रू, राइट। यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर द स्कीम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है, जिसका जिसका नाम सुने होंगे, सिंपल सी बात है। जैसे प्रोविडेंट फंड का नाम सुने होंगे, होती है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जॉब की गारंटी कोई स्कीम नहीं होती है। मैटरनिटी बेनिफिट्स होता है, ओके, कि जिससे कोई माता जी हैं, मेटरनल बेनिफिट, उनको बच्चा होने वाला है तो उनको बेनिफिट्स मिलता है, ओके। नेक्स्ट है मेरिट प्रमोशन स्कीम, नो। कंपलसरी एंड वॉलंटरी सोशल इंश्योरेंस स्कीम, ओके। पर ये नहीं, ये वाला, ओके। तो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन, फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स। चाइल्ड इंश्योरेंस स्कीम कोई ऐसी स्कीम नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट, आरबीआई इंश्योर दैट बैंक्स ऑपरेट विद इन द सेट नॉर्म्स ऑफ कंडक्टिंग। कैसे वो करते हैं कंडक्ट अपना, ऑन साइट, ऑफ साइट। ऑन साइट यहाँ लिख लीजिए, ऑन साइट, ओके, इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग, ओके। तो इंस्पेक्शन करते हैं ऑन साइट पे, और ऑफ साइट पे क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 37, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए मोरेटोरियम ऑर्डर कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट बाद मैक्सिमम टोटल पीरियड कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 6 मंथ के लिए, राइट। नेक्स्ट है बॉन्ड्स आर डिवेंचर इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शुड बियर इंटरेस्ट नॉट लेस देन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है समझिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, जानते हैं ये फिक्स होता है 10%, 8%, ये इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कि कितना पर इशू करना है कम से कम। यहाँ पर क्या है, 1 पॉइंट ओवर द बैंक रेट। तो ओवर, जैसे मान लीजिए बैंक रेट मान लीजिए कि 5% चल रहा है, तो जब ये डिवेंचर इशू करेंगे तो मिनिमम 6.5 होना चाहिए परसेंटेज, इससे कम नहीं होना चाहिए। मीन्स जितना है उसका 1 + 5 कर लेना है। जैसे मान लीजिए बैंक रेट चल रहा है 10, तो आप कितना पर करेंगे, 11.5% पर, कम से कम। उससे ज़्यादा करिए चाहे आपकी इच्छा है, ओके, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते 1.5 से अधिक। क्यों, क्योंकि इस पर कम रिस्क होता है, इस पर ज़्यादा रिस्क है, तो इसलिए ये बचाया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 131 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जानते हैं ये किस में होगा, 80-81 में होगा, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा है, 80-81। द कलेक्टिंग बैंकर, पेइंग बैंकर, एडवाइजिंग बैंकर, कन्फर्मिंग बैंकर्स, ओके, कलेक्टिंग बैंकर्स, राइट। तो कलेक्टिंग बैंकर्स की तरह है। नेक्स्ट है व्हेन ए कस्टमर बाय ए लेटर हैज एडवाइज द बैंक नॉट टू ऑनर पे पार्टिकुलर चेक सच एज लेटर इज कॉल्ड। तो मान लीजिए कोई बैंक बोल दिया कि नहीं इस लेटर का, जिस मान लीजिए कोई चेक भूल गया, तो बैंक लेटर लिख दिया कि नहीं आप इस चेक का भुगतान मत करिए, तो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। कैंसिलेशन लेटर, ग्रीस गार्निश लेटर, मैंडेट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसको क्या कहता है, इसको कहता है नॉन ऑफ द अबव। इसको क्या कहता है, रेमिटेंस, रेमिटेंस एडवाइज लेटर, एल लेटर, इसको कहता है, राइट। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट इफेक्ट ऑफ, किसको करता है, कैपिटल मार्केट अकाउंट को, ओके। तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेगा, यदि फॉरेन से कोई लोन ले रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये कैपिटल, क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड चीज़ होंगी, चाहे लोन ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो लॉन्ग टर्म, इसलिए कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कंसेशन मेनली मल्टीनेशनल इन कैरेक्टर्स कम अंडर प्रिंसिपल ऑफ। यदि कंसेशन कहीं से मिल रहा है, आपको रियायत मिल रही है, तो किससे होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रेसिप्रोसिटी, मार्केट एक्सेस, फेयर कंपटीशन। ठीक है, ये होगा रेसिप्रोसिटी के साथ।
ओके, पारस्परिकता, रेसिप्रोकेसिटी, राइट। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज नॉट ए कमर्शियल काउंटर ट्रेड। कौन सा कमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है? क्लासिकल बेटर, काउंटर परचेज, प्री कंपनसेशन, बाईबैक एग्रीमेंट। तो ये क्या है? कमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है, बाईबैक एग्रीमेंट। जैसे कोई अगर पुनः खरीदने के लिए क्रय कर रहा है तो वो परचेज सेल से नहीं माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इफ द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इन कॉल्ड ऑप्शन इट इज रिफर टू इन द मनी। तो ये जब डेरिवेटिव मार्केट में जानते हैं कि यदि स्पॉट प्राइस हायर हो जाए, स्ट्राइक प्राइस है। स्पॉट प्राइस मीन्स जो प्रेजेंट में चल रही है, स्ट्राइक प्राइस मीन्स जब भविष्य में डिसाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिटी, लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी द आइटम व्हिच डज नॉट इंक्लूड अंडर करंट अकाउंट्स ट्रांजेक्शन। कौन सा करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन है? तो सर्विस, नॉन मॉनिटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो कौन सा? नॉन मॉनिटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड। तो जो गोल्ड का मूवमेंट हो रहा है इससे नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए घर पर कोई यूज गोल्ड कर रहे हैं तो इसको आप करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। तो ये था 2013 का जून का सेकेंड पेपर। तो आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा क्लास। यदि कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप सलाह देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, ताकि उसी के अनुसार बताया जाए। और कोई इसमें से टॉपिक ना समझ में आए तो उसके लिए बताइए, तो मैं उसके लिए कुछ क्लास में अगले लेक्चर में बता दूंगा, ओके। तो आप लोग को बेनिफिट्स हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।